हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम क्लास 8 साइंस का PT2 का सैम्पल पेपर सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम MCQ बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, अ टैडपोल डेवलप्स इनटू एन एडल्ट फ्रॉग बाय द प्रोसेस ऑफ। आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि किस प्रोसेस के थ्रू टैडपोल एडल्ट फ्रॉग में डेवलप होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं फर्टिलाइजेशन, मेटामॉर्फोसिस, एम्बेडिंग या फिर बर्डिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेटामॉर्फोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉइस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैव मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से किसकी वॉइस में फ्रीक्वेंसी कम होगी, बेबी गर्ल, बेबी बॉय, अ मैन और अ वुमेन। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अ मैन, क्योंकि जिसकी आवाज़ की पिच कम होगी उसकी आवाज़ की फ्रीक्वेंसी भी कम होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिप्रोडक्टिव एज इन विमेन स्टार्ट्स व्हेन देयर। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि विमेन के अंदर रिप्रोडक्टिव एज कब स्टार्ट हो जाती है। आपके सामने ऑप्शंस हैं, जब उनकी मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होते हैं, या फिर ब्रेस्ट स्टार्ट डेवलपिंग, बॉडी वेट इंक्रीजेस, या फिर हाइट इंक्रीजेस। तो इसका आंसर होगा जब औरत के अंदर मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाते हैं तो उनकी रिप्रोडक्टिव एज स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन अ सेल विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ द सेक्स ऑफ अ बेबी इज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि सेल के अंदर प्रेजेंट एक ऐसा स्ट्रक्चर जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है डिटरमाइन करने के लिए कि बेबी का सेक्स क्या होगा, या फिर बॉय होगा या फिर गर्ल होगा। अब आपको बताना है कि उस स्ट्रक्चर का नाम क्या होता है। आपके सामने ऑप्शंस हैं साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या फिर क्रोमोसोम। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। अब आपके सामने यहाँ पर 3 स्टेटमेंट दे रखे हैं, आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। पहला स्टेटमेंट है, साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय वाइब्रेशन। सेकंड स्टेटमेंट है, साउंड रिक्वायर्स अ मीडियम फॉर प्रोपेगेशन। देखिए बच्चों, प्रोपेगेशन का मतलब होता है साउंड का एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रैवल करना, तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। और थर्ड स्टेटमेंट है, द ऑडिबल रेंज ऑफ साउंड फॉर ह्यूमंस इज 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए हमारा स्टेटमेंट नंबर 1 सही है क्योंकि साउंड जो है वो वाइब्रेशन से प्रोड्यूस होती है। स्टेटमेंट नंबर 2 भी सही है क्योंकि साउंड को प्रोपेगेशन के लिए मीडियम की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जो स्टेटमेंट नंबर 3 है वो गलत है, क्योंकि यहाँ पे आपको दे रखा है कि जो ह्यूमन के लिए साउंड की ऑडिबल रेंज है वो 10 हर्ट्ज टू 10 किलो हर्ट्ज होती है, जो कि गलत है। जो ह्यूमन की ऑडिबल रेंज होती है साउंड की वो होती है 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज। तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 and 2 ओनली आर करेक्ट स्टेटमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव 1 वर्ड फॉर फॉलोइंग। अब आपसे जो क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसका आपको केवल 1 वर्ड में आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, एन इरिटेटिंग साउंड दैट इज अनप्लेजेंट टू ईयर्स। अब आपको बताना है कि उस साउंड को क्या कहा जाता है जो कि हमारे कानों को सुनने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती और बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग होती है, तो उसको कहा जाता है नॉइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल्स विच कंट्रोल चेंजेस एट द एडोलेसेंस स्टेज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि एडोलेसेंस स्टेज के अंदर जो चेंजेस होते हैं उन पे कंट्रोल करने वाले केमिकल्स को क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा हार्मोन्स। अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनिजम्स ले एग्स टू प्रोड्यूस देयर यंग वंस। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि उन ऑर्गेनिजम्स को क्या कहा जाता है जो कि बच्चे पैदा करने के लिए एग देते हैं। तो इसका आंसर होगा ओवीपेरस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इट मार्क्स द बिगनिंग ऑफ द रिप्रोडक्टिव पीरियड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेल्स एंड फीमेल्स के अंदर रिप्रोडक्टिव पीरियड स्टार्ट होने का जो टाइम होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा प्यूबर्टी। अगला क्वेश्चन है, नेम द साउंड प्रोड्यूसिंग ऑर्गन इन ह्यूमन। अब आपको बताना है कि ह्यूमन के अंदर ऐसा कौन सा ऑर्गन है जो कि साउंड प्रोड्यूस करता है। इसका आंसर होगा लैरिंग्स और वॉइस बॉक्स। इसको अगर लैरिंग्स लिखेंगे तो भी सही होगा और वॉइस बॉक्स लिखेंगे तो भी आपका आंसर करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन है, फिल द ब्लैंक्स। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, टाइम टेकन बाय एन ऑब्जेक्ट टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। अब आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई ऑब्जेक्ट है उसको वन ऑसिलेशन कंप्लीट करने में जो टाइम लगता है उसे क्या कहा जाता है। लेकिन उससे पहले आपको अंडरस्टैंड करना होगा कि ऑसिलेशन का मतलब क्या होता है, तो उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि आपके सामने क्या है, ये मूविंग ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर 2 पोजिशन है, पोजिशन ए एंड पोजिशन बी। अब ये जो ऑब्जेक्ट है सबसे पहले ए पे मूव करेगा, फिर ए से ये बी पे मूव करेगा, बी से वापस ये ए पे मूव करेगा, सेम पोजीशन पे आ जाएगा। तो ये होता है एक कंप्लीट ऑसिलेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि एक कंप्लीट ऑसिलेशन में जो टाइम लगता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा टाइम पीरियड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, परमानेंट स्टॉपेज ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंस्ट्रुएशन का परमानेंट स्टॉपेज क्या कहलाता है। तो इसका आंसर होगा मेनोपॉज। अगला क्वेश्चन है, द फ्यूजन ऑफ ओवम एंड स्पर्म इज कॉल्ड। अब आपको बताना है कि ओवम एंड स्पर्म का जो फ्यूजन होता है उसे क्या कहा जाता है। तो इसका आंसर होगा फर्टिलाइजेशन। अगला क्वेश्चन है, द डैश ग्लैंड प्रोड्यूस हार्मोन्स विच स्टिमुलेट अदर ग्लैंड्स टू रिलीज देयर हार्मोन्स। तो आपको यहाँ पे उस ग्लैंड का नाम लिखना है जो कि हार्मोन प्रोड्यूस करती है और बाकी ग्लैंड्स को भी स्टिमुलेट करती है कि वो हार्मोन्स रिलीज करें। तो यहाँ पे इसका आंसर होगा पिट्यूटरी।
अगला क्वेश्चन है साउंड ट्रेवल फास्टर इन डैश देन इन लिक्विड। अब आपको बताना है कि साउंड लिक्विड की कंपैरिजन में कहाँ पर फास्टर ट्रेवल करती है, तो इसका आंसर होगा साउंड ट्रेवल फास्टर इन सॉलिड देन इन लिक्विड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट ट्रू और फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब आपको यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स बताने हैं। पहला क्वेश्चन है अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बडिंग, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि अमीबा रिप्रोड्यूस बाय बाइनरी फिशन। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस पर सेकंड ऑफ वाइब्रेटिंग ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फॉल्स हो जाएगा क्योंकि हमने अभी पढ़ा है नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर सेकंड मतलब कि एक सेकंड में ऑसिलेशन कितनी बार हो रहा है उसको टाइम पीरियड नहीं कहा जाता है, उसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है फॉर ह्यूमन ईयर्स द ऑडिबल रेंज इज 20 हर्ट्ज टू 20,000 हर्ट्ज, तो ये क्या है, ट्रू है। अगला क्वेश्चन है पेंक्रियाज सीक्रेट ग्रोथ हार्मोन, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा गलत क्योंकि पेंक्रियाज इंसुलिन हार्मोन को सीक्रेट करता है, ग्रोथ हार्मोन को सीक्रेट करने का काम पिट्यूटरी ग्लैंड का होता है। अगला क्वेश्चन है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन ऑकर्स इन फ्रॉग, तो ये हमारा करेक्ट है क्योंकि जब बॉडी के बाहर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसे कहा जाता है एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन और फ्रॉग के अंदर एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है। अगला क्वेश्चन है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब आपके सामने पहला क्वेश्चन है अ सिंपल पेंडुलम मेक्स 10 ऑसिलेशंस इन 20 सेकंड्स, व्हाट इज द टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है जो कि 20 सेकंड्स में 10 ऑसिलेशंस कंप्लीट करता है। अब आपको बताना है कि इसका टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी क्या होगी, तो इसको इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आपके सामने क्वेश्चन में गिवन है अ पेंडुलम मेक्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकंड, तो हम क्या करेंगे, इसका सबसे पहले टाइम पीरियड निकालेंगे। सो टाइम पीरियड निकालने के लिए हम टाइम टेकन बाय द पेंडुलम डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय द पेंडुलम, तो हमको यहाँ पर एक ऑसिलेशन का टाइम निकालना है। तो देखते हैं इसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। हम यहाँ पे इनकी वैल्यूज पुट करेंगे टाइम टेकन बाय द पेंडुलम, तो कितना टाइम लग रहा है इसको 20 सेकेंड, और नंबर ऑफ ऑसिलेशंस मेड बाय द पेंडुलम कितना है 10 ऑसिलेशंस हैं, तो इसको हम जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2 सेकेंड, मतलब कि एक ऑसिलेशन को उसको 2 सेकेंड का टाइम लग रहा है। सो फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमको, फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हम क्या करेंगे, नंबर ऑफ ऑसिलेशन डिवाइड बाय टाइम टेकन। तो आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है नंबर ऑफ ऑसिलेशन कितना है 10 ऑसिलेशन है और टाइम टेकन कितना है 20 सेकेंड है। जब इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.5 हर्ट्ज, क्योंकि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू होगी वो हर्ट्ज के अंदर आएगी। तो हमारा आंसर होगा टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इट्स ऑसिलेशन आर 2 सेकेंड एंड 0.5 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफरेंशिएट बिटवीन अ जाइगोट एंड अ फीटस। अब आपको यहाँ पर जाइगोट एंड फीटस के बीच में डिफरेंस बताना है, तो इसका आंसर इस तरीके से होगा। और आपके सामने यहाँ पर जाइगोट एंड फीटस का स्ट्रक्चर है सो दैट आप इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पाएं। सबसे पहले हम बात करते हैं जाइगोट की। जाइगोट इज फॉर्म बाय द फ्यूजन ऑफ एग सेल एंड स्पर्म सेल, तो आपको अच्छे से पता है कि जब एग सेल एंड स्पर्म सेल का फ्यूजन होता है तो जाइगोट की फॉर्मेशन होती है। लेकिन हम बात करते हैं फीटस की। अ फीटस इज फॉर्म बाय मल्टीपल डिविजन्स ऑफ सेल प्रेजेंट इन एम्ब्रियो, एम्ब्रियो के अंदर मल्टीपल सेल डिवीजन से फीटस की फॉर्मेशन होती है। अगला डिफरेंस है जाइगोट इज अ सिंगल सेल स्ट्रक्चर एंड फीटस इज अ मल्टी सेलुलर स्ट्रक्चर। अगला डिफरेंस है जाइगोट इज फॉर्म बाय द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन एंड फीटस इज फॉर्म बाय द मल्टीप्लिकेशन ऑफ जाइगोट। देखिए बच्चों, स्टार्टिंग जाइगोट से होती है, फिर धीरे धीरे जाइगोट अलग अलग स्टेजेस में जाके फिर फीटस की फॉर्म में डेवलप होता है। और लास्ट डिफरेंस है इट हैज़ नो वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट। अब आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर के अंदर कि जाइगोट के अंदर कोई भी पर्टिकुलर हमको वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट नजर नहीं आ रहा है, लेकिन फीटस की बात की जाए इट हैज़ वेल डिफाइंड बॉडी पार्ट्स लाइक लिम्स एंड अदर बॉडी पार्ट। तो आप देख सकते हैं कि फीटस के अंदर हमको बॉडी पार्ट नजर आते हैं। अगला क्वेश्चन है डिफाइन मेंस्ट्रुएशन एंड मेटामॉर्फोसिस। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेंस्ट्रुएशन की। मेंस्ट्रुएशन इज द प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ द यूट्राइन लाइनिंग ऑन अ रेगुलर मंथली बेसिस इन विमेन। देखिए बच्चों, विमेन के यूट्रस के अंदर एक थिनर लेयर होती है जिसे कहा जाता है यूट्राइन लाइनिंग। तो ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन साइकिल हर महीने ये जो यूट्राइन लाइनिंग होती है वो विमेन की बॉडी से बाहर रिलीज होती है। तो बॉडी से बाहर रिलीज होने की जो प्रोसेस है उसे कहा जाता है मेंस्ट्रुएशन। अब हम बात करते हैं मेटामॉर्फोसिस की। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस इन द बॉडी ऑफ एन एनिमल ड्यूरिंग इट्स लाइफ साइकिल इज कॉल्ड मेटामॉर्फोसिस। देखिए बच्चों, मेटामॉर्फोसिस को इस डायग्राम के थ्रू अच्छे से अंडरस्टैंड कर सकते हैं। हमने अभी क्या पढ़ा, द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लार्वा इनटू एडल्ट थ्रू ड्रास्टिक चेंजेस। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बटरफ्लाई का लार्वा है और यहाँ पर एडल्ट बटरफ्लाई है। तो आप देखिए जो लार्वा है वो डायरेक्ट एडल्ट बटरफ्लाई नहीं बना है, वो किस में चेंज हुआ, प्यूपा में चेंज हुआ। फिर प्यूपा किस में चेंज हुआ, एडल्ट में चेंज हुआ। इसका मतलब ये है कि पहले लार्वा की बॉडी में कुछ चेंज आया, फिर वो प्यूपा बना, फिर प्यूपा की बॉडी में कुछ चेंज आया, फिर वो एडल्ट बना। तो ये जो उसके ट्रांसफॉर्मेशन में जो ड्रास्टिक चेंजेस आ रहे हैं, जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, उसे कहा जाता है मेटामॉर्फोसिस।
अगला क्वेश्चन है, इन गिवन फिगर मार्क द पोजीशंस ऑफ द एंडोक्राइन ग्लैंड्स व्हिच रिलीज द हार्मोन्स दैट। अब आपके सामने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, इसके अंदर आपको फिगर दे रखा है, यहाँ पर आपको एंडोक्राइन ग्लैंड्स को लोकेट करना है। एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हार्मोन्स रिलीज करती है उस हार्मोन्स की फंक्शंस आपको यहाँ पर दे रखे हैं। इन फंक्शंस के अकॉर्डिंग आपको बताना है कि कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स कहाँ पर है। तो आपके सामने फंक्शंस हैं, कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन्स, इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर्स इन बॉयज, प्रिवेंट डायबिटीज, मेंटेन्स द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड। सो हम यहाँ पे इस तरीके से लोकेट करेंगे। पहला फंक्शन क्या था, कंट्रोल्स द रिलीज ऑफ सेक्स हार्मोन, ये काम करेगी पिट्यूटरी ग्लैंड जिसकी लोकेशन यहाँ पर है। सेकंड फंक्शन है इज रेस्पॉन्सिबल फॉर द सेकेंडरी सेक्शुअल कैरेक्टर इन बॉयज, तो ये काम टेस्टिस ग्लैंड करेगी जिसकी लोकेशन यहाँ पर है। प्रिवेंट डायबिटीज, डायबिटीज को प्रिवेंट करने का काम पैंक्रियास ग्लैंड करेगी जिसकी लोकेशन यहाँ पर है। और फोर्थ फंक्शन है मेंटेन्स द करेक्ट सॉल्ट बैलेंस इन द ब्लड, जो कि एड्रेनल ग्लैंड करेगी और इसका लोकेशन यहाँ पर होगा। अगला क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द पार्ट विच वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड इन द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट। अब आपके सामने यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट दे रखे हैं ढोलक एंड सितार। अब आपको बताना है कि इनका ऐसा कौन सा पार्ट होता है जो कि वाइब्रेट करने पे साउंड प्रोड्यूस करेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ढोलक की। द स्ट्रेच मेम्ब्रेन ओवर द बॉडी ऑफ द ढोलक वाइब्रेट्स टू प्रोड्यूस साउंड। तो आपके सामने यहाँ पर ढोलक है और इसकी स्ट्रेच मेम्ब्रेन है। जब हम इस पर हिट करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, वाइब्रेशन डेवलप होगा और इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी। अगला इंस्ट्रूमेंट है सितार। द स्ट्रिंग स्ट्रेच ओवर द बॉडी ऑफ द सितार वाइब्रेट टू प्रोड्यूस साउंड। तो आपके सामने यहाँ पर सितार है, यहाँ पर इसकी स्ट्रिंग्स है। जब स्ट्रिंग्स को बजाएंगे तो इस पे अंदर वाइब्रेशन डेवलप होगा और इस वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होगी। अगला क्वेश्चन है, राइट 5 वेज टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन इन योर लोकेलिटी। तो आपको यहाँ पर 5 तरीके बताने जिससे कि अपने लोकेलिटी में नॉइज पॉल्यूशन को कम कर सकते हैं। तो इसका आंसर होगा 5 वेज टू लिमिट नॉइज पॉल्यूशन इन आवर लोकेलिटी आर turn off your electronic devices when you do not use them and also keep them on a moderate volume to reduce noise pollution। तो सबसे पहला तरीका तो ये है कि जो हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं अगर उनको काम में नहीं लिया जा रहा है तो उनको बंद रखें। इससे एक तो इलेक्ट्रिसिटी बचेगी और नॉइस पॉल्यूशन नहीं होगा। अगर इनको हम काम में ले रहे हैं तो इनको हमको मॉडरेट वॉल्यूम में यूज़ करना चाहिए। सेकेंड पॉइंट होगा वी शुड प्लांट मोर ट्रीज, ट्रीज कट साउंड एंड रिड्यूस नॉइस पॉल्यूशन। तो देखिए बच्चे, जो प्लांट होते हैं वो साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, तो हम जितने ज़्यादा प्लांट लगाएंगे उतने ही ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन कम होगा। अगला पॉइंट है वी शुड यूज़ लाउड स्पीकर एट लो वॉल्यूम एंड शुड नॉट प्ले म्यूजिक टू लाउडली ड्यूरिंग सोशल गैदरिंग। देखिए बच्चे, जो हम लाउड स्पीकर काम में लेते हैं उसकी हमको वॉल्यूम कम करनी चाहिए और सोशल गैदरिंग में हमको ज़्यादा जोर जोर से गाने बजाने नहीं चाहिए। अगला पॉइंट है वी शुड नॉट बर्स्ट क्रैकर्स। देखिए फटाके फोड़ने से बहुत ही ज़्यादा नॉइस पॉल्यूशन होता है, तो हमको फटाके नहीं छोड़ने चाहिए। और लास्ट पॉइंट है वी शुड एस्टेब्लिश नो हॉकिंग जोन नियर हॉस्पिटल, स्कूल एंड रेजिडेंशियल एरिया। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ सेक्स इज डिटरमाइंड इन द अनबॉर्न बेबी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो अनबॉर्न बेबी है उसका सेक्स डिटरमाइन किस तरीके से होगा, कि वो बेबी गर्ल होगी या फिर वो बेबी बॉय होगा। तो इसका आंसर होगा अ ह्यूमन बॉडी हैज़ 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, आउट ऑफ दीज 23 पेयर्स 22 पेयर्स ऑफ द क्रोमोसोम आर एग्जैक्टली द सेम इन बोथ मेल एंड फीमेल। तो देखिए ह्यूमन बॉडी के अंदर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम होते हैं जिसके अंदर 22 पेयर तो फीमेल और मेल में एग्जैक्टली सेम होते हैं, लेकिन एक पेयर डिफरेंट होता है। However, the 23rd pair of chromosome between the males as well as females are different. They are called sex chromosome। देखिए जो 23rd पेयर है वो फीमेल एंड मेल में डिफरेंट होता है, जिसे कहा जाता है सेक्स क्रोमोसोम, जो कि ये डिसाइड करेगा, डिटरमाइन करेगा कि बेबी का जेंडर क्या होगा, बेबी का सेक्स क्या होगा, या फिर बेबी गर्ल होगा या फिर बेबी बॉय होगा। मेल हैज़ एक्स एंड वाई क्रोमोसोम वेयर एज द फीमेल हैज़ बोथ एक्स क्रोमोसोम। देखिए जो मेल बॉडी है उसके अंदर एक्स एंड वाई क्रोमोसोम होगा, लेकिन जो फीमेल है उसके अंदर दोनों एक्स क्रोमोसोम होंगे। अगला पॉइंट है द बेबी इनहेरिट्स एन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड एक्स और वाई क्रोमोसोम फ्रॉम फादर। तो देखिए जो बेबी है वो एक्स क्रोमोसोम तो अपनी मदर से रिसीव करेगा, लेकिन एक्स या फिर वाई क्रोमोसोम वो अपने फादर से रिसीव करेगा। इफ अ बेबी इनहेरिट्स एक्स फ्रॉम फादर देन द बेबी विल बी अ गर्ल एंड इफ इनहेरिट्स वाई देन दैट बेबी विल बी अ बॉय। तो देखिए बच्चों, अगर बेबी अपने फादर से एक्स क्रोमोसोम रिसीव करता है तो वो बेबी गर्ल होगी, अगर वो अपने फादर से वाई क्रोमोसोम रिसीव करता है तो फिर वो बेबी बॉय होगा। ठीक है, इन अ सच अ वे सेक्स ऑफ द चाइल्ड इज डिटरमाइंड एंड इट इज ऑलवेज डिटरमाइंड बाय फादर ओनली। सो इस तरीके से बेबी का सेक्स डिटरमाइंड होगा और ये कंप्लीटली फादर के क्रोमोसोम पे डिपेंड करता है कि कौन सा क्रोमोसोम है। अगर एक्स होगा तो बेबी गर्ल होगी और वाई होगा तो फिर बेबी बॉय होगा। तो देखिए बच्चों, आज की वीडियो में हमने आपका साइंस का सैम्पल पेपर सॉल्व किया। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, दोस्तों के साथ शेयर करना है और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।